नमस्कार। मेंटल हेल्थ केस स्टडीज़ की इस सीरीज़ में आज हम एक नया केस डिस्कस करेंगे जो कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में है, मतलब जुए की बीमारी। यह बीमारी आजकल बहुत आम होती जा रही है और ख़ासकर जब से कोविड का लॉकडाउन हुआ है, जब बहुत सारे ऐप्स जुआ खेलने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, तो ऐसे में बहुत आम देखने में आ रहा है कि जुए की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा लत फैल रही है, जिसको कि हम कह सकते हैं कि लोगों में एडिक्शन हो रही है, ख़ासकर कि आदमियों में और एडोलेसेंट जो युवा लड़के हैं, उनमें भी इसकी लत बढ़ती जा रही है। और ऐसा देखा जा रहा है कि युवा से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जहाँ पर कुछ गेम खेलकर ताश के पत्तों की गेम है, कहीं कोई क्रिकेट की गेम है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ अलग-अलग तरह की ऐप्स पर पैसा लगाकर बहुत सारा पैसा गँवा रहे हैं और उनको लत पड़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इस डिसऑर्डर के बारे में एक कहानी आपसे डिस्कस करूँ। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। महेश एक 40 साल का शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का और एक 9 साल का। वो जब स्कूल में पढ़ता था तब उसे जुए की आदत पड़ी थी और कॉलेज में भी उसने जुआ खेलना जारी रखा, खासकर कि अपने दोस्तों के साथ कुछ जो ट्रिप्स लगती थीं अलग-अलग जगह, जब दिवाली पे या किसी और ओकेज़न पर जब वो ट्रिप लगाते थे, किसी के घर जाते थे या कहीं बाहर ट्रैवल पे जाते थे, तो अक्सर वो जुआ खेला करता था। 2010 में जब उसकी नई जॉब लगी, तो वो और उसकी फैमिली जो थे वो किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। तो जिस इलाके में उसने शिफ्ट किया वहाँ से केवल 15 मिनट की दूरी पर एक कसिनो था। 2012 में उसकी जो कंपनी थी उसका दिवालिया हो गया और उसकी नौकरी चली गई, जिस वजह से वो बहुत सदमे में आ गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसकी जो बीवी थी उसने भी दोबारा काम करना शुरू कर दिया और वो घर पर बैठा रहता था और बच्चों को संभालता था। और हुआ कुछ ये कि उसको दिन में काफ़ी समय मिल जाता था, वह खाली रहता था और उसने कसिनो जाना शुरू कर दिया क्योंकि वो बोर हो रहा था। बोर्डम की वजह से उसको लगा कि चलो थोड़ी देर कसिनो में समय बिताते हैं और थोड़ा बहुत पैसा अगर मिल जाए तो क्या जाता है। तो ऐसे में थोड़ी एक्साइटमेंट भी मिलेगी, कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ऐसे दिन के समय वो कसिनो चला जाता था और जब उसके बच्चे वापस आते थे स्कूल से तो वो घर आ जाया करता था। शुरू-शुरू में तो उसकी जो ट्रिप्स होती थी, ये जो विज़िट्स होती थी कसिनो को, वो थोड़ा रिक्रिएशनल होती थी, थोड़ा एन्जॉय करने के लिए, मस्ती करने के लिए, थोड़ा ड्रिंक करने के लिए वो चला जाया करता था और एन्जॉय करता था। और जितना भी पैसा वो जीतता था या हारता था, उसका बड़ा क्लोज़ एक ट्रैक रखता था, ध्यान रखता था उसके बारे में। उसने अपनी बीवी को इस बारे में नहीं बताया कि वो जुआ खेलने लगा है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बीवी जो है इसके लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होगी। 4 महीने तक ये सब चलता रहा और काफ़ी दिन तक एक साथ उसको काफ़ी नुकसान भी हुआ। अब उसे ऐसा लगा कि मुझे अपना जो खोया हुआ पैसा है वो किसी तरह से वापस चाहिए। तो ऐसे में उसने और भी अपनी जो बेट थी, शर्तें थी, उनकी रकम उसने बढ़ा दी और उसकी जो गैम्बलिंग की, जुए की जो आदत थी, उसकी इंटेंसिटी और भी बढ़ गई। अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर महेश का करीब 3.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो कि सब उसने अपनी बीवी से छुपा कर रखा था। और साथ ही साथ ये देखने में आया कि अब उसे नींद बहुत कम आने लगी, वो चिड़चिड़ा रहने लगा और सारा समय बस पैसे के बारे में सोचता रहता था कि किस तरह से मुझे पैसा मिले, कहाँ से पैसा लाऊं, किससे उधार लूं, कैसे मैं पैसा कमाऊं और किस तरह से दोबारा से कसिनो जाकर पैसा लगाकर जो भी मैंने पैसा खोया है उसको दोबारा से कमा पाऊं, दोबारा से वो पैसा मैं जीत पाऊं। एक बार दोपहर की बात है कि वो अपने बच्चों को स्कूल से लेना भूल गया, जिस पर उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आया और उसने सीधे तौर पर उससे कॉन्फ्रंट किया कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या करता रहा पूरे दिन वो। उसने कहा कि शायद वो उसको चीट कर रहा है, किसी और के साथ वो घूमने गया था या किसी और लड़की को वो डेट कर रहा है या उसके साथ घूम रहा है। पर तब उसे पता चला, क्योंकि महेश ने कन्फेस किया कि वो गैम्बल करता है, तो उसकी बीवी को उसकी गैम्बलिंग, जुए की आदत के बारे में पता चला। थोड़ा देर तो उसको रिलीफ मिला कि चलो कम से कम इसका कहीं चक्कर नहीं है। फिर महेश ने अपनी बीवी को बताया कि कितना पैसा वो अब तक खो चुका है इस जुए में और कितना समय उसने बिताया है कसिनो जाकर और अलग अलग तरह से जुआ खेलकर। ऐसे में उसकी बीवी को लगा कि अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत झूठ बोला है उसके पति ने उससे और उसको ऐसा महसूस होने लगा कि उसको धोखा मिला है। तो वो थोड़ा डिवोर्स के बारे में भी सोचने लगी और बात करने लगी। पर जब उसने ठंडे दिमाग से सोचा, उसकी बीवी ने गैम्बलिंग के लिए एक काउंसलर को किसी हेल्पलाइन के थ्रू अप्रोच किया। उसको नहीं पता था कि इस जुए की आदत को कैसे दूर किया जाए, क्या ये बीमारी हो सकती है या क्या है। उसकी बीवी को इस बारे में कोई खासा जानकारी नहीं थी, तो उसे लगा कि क्यों ना काउंसलिंग कराई जाए अपने पति की।
काउंसलर से हेल्पलाइन पर बात करने के बाद उसे पता चला कि उसे साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा या फिर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, जो कि उसे इस गैम्बलिंग की आदत से बाहर निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक लत थी जो उसे पड़ चुकी थी और अब उसे इसके इलाज की ज़रूरत थी। तो उसकी बीवी ने अपॉइंटमेंट ली एक साइकाइट्रिस्ट की, और जो भी उसे जल्द से जल्द स्लॉट मिल सकता था डॉक्टर का, एडिक्शन के जो स्पेशलिस्ट थे उनका स्लॉट लेकर उसने अपॉइंटमेंट लेकर उनको विजिट किया। महेश को डॉक्टर ने गैम्बलिंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया, जिसको कि मॉडरेट इंटेंसिटी का बताया, और साथ ही साथ उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान भी बताया कि किस तरह से उसे दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ उसे लगातार थेरेपी लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट उसे हफ्ते में एक सेशन इंडिविजुअल थेरेपी का करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ डॉक्टर ने कहा कि 10 से 15 दिन के अंदर कपल थेरेपी के सेशन भी लेने होंगे, क्योंकि महेश और उसकी बीवी के बीच बहुत अनबन चल रही थी, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी समस्याओं को झेलते हुए, जूझते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ ने लगातार थेरेपी ली। थोड़े थोड़े गैप अक्सर उनके इस काउंसलिंग के प्रोसेस में आए, जिसमें कभी कभी वो पूरा महीना भी डॉक्टर के पास विजिट नहीं किए, पर फिर भी उन्होंने कोशिश करके करीब करीब 12 महीने तक रेगुलर थेरेपी ली। और 1 साल के बाद महेश जो था वो काफ़ी हद तक इस आदत से, लत से, इस बीमारी से रिकवर कर चुका था, और उनकी फैमिली आज भी इंटैक्ट थी, जुड़ी हुई थी। उन्होंने दोनों ने डिवोर्स नहीं लिया था। सारा का सारा जो कर्जा था महेश पर, उसने वो पे कर दिया। उसकी अब जॉब लग चुकी थी, उसकी बीवी ने भी अच्छा खासा पैसा कमा लिया था, और बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूरे अपने फाइनेंसिस को प्लान करके थेरेपिस्ट की मदद से पूरा संभाला खुद को, और ये सारा कर्जा चुकाकर अब उनको रिलीफ आया, चैन मिला। साल भर बाद जब डॉक्टर्स ने दोबारा से उसको एसेस किया, उसके टेस्टिंग की, तो पता चला कि उसमें अब और ज़्यादा अर्जेस गैम्बलिंग की नहीं आती हैं, और उसके अंदर जो पहले क्रेविंग होती थी, सारा समय माइंड जो था वो विचार करता रहता था गैम्बलिंग के बारे में, अब वो विचार उसके मन में नहीं आते। अब वो पूरी तरह से गैम्बलिंग डिसऑर्डर से मुक्त हो चुका है, ट्रीट करवा चुका है इस बीमारी को। तो ये थी स्टोरी महेश की, जिसमें हमने गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में एक केस देखा। ये केस थोड़ा पुराना है, उस समय गैम्बलिंग की कोई ऐप्स नहीं होती थी, तो हम ये तो कहेंगे कि जिस भी कसिनो में महेश विजिट करता था उसके पास उस समय वही एक अच्छा ऑप्शन था। जिस समय उसकी जॉब नहीं थी उस समय उसके दोस्त भी अवेलेबल नहीं थे कि वो उनके साथ जाके खेल पाता। स्कूल में, कॉलेज में तो वो दोस्तों के साथ चला जाता था, पर अब समय बहुत बीत चुका था और उसके वो दोस्त अपनी लाइफ में बिजी थे, और उनकी भी कहीं ना कहीं शायद आदत अब छूट चुकी होगी, या थी भी तो भी ऑकेजनली ही ये सारे दोस्त जो थे गैम्बलिंग करते होंगे। पर खाली बैठे रहने की वजह से, कुछ काम ना होने की वजह से, और पुराना जो एक्सपीरियंस था उसकी वजह से महेश को ऐसी अर्ज आई कि मैं दोबारा से एक बार ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ी मस्ती कराऊंगा। तो ऐसे में देखने में ये आता है कि जब पुरानी हिस्ट्री होती है गैम्बलिंग की, खासकर कि युवावस्था में, या कभी भी जब थोड़े समय के लिए भी, भले ही बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत कॉशियस तरीके से भी अगर किसी ने जुआ खेला हो, तो भी उसकी आदत क्योंकि एक समय पर होती थी, तो उसके संभावनाएं कई ज़्यादा रहती हैं कि वो व्यक्ति दोबारा से गैम्बल कर सकता है। और यही हुआ कि जब महेश खाली था तो उसको और कोई पास टाइम नहीं मिला, और किसी तरह से उसको नहीं लगा कि उसे अपना टाइम पास करना चाहिए, नई जॉब ढूंढनी चाहिए, अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, कुछ पढ़ लेना चाहिए, ये सब उसके दिमाग में नहीं आया। उसके दिमाग में केवल एक विचार आया कि क्यों ना चलो कसिनो जाके गैम्बलिंग कर ली जाए। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को गैम्बलिंग डिसऑर्डर या कोई भी दूसरा एडिक्शन का डिसऑर्डर लगता है, तो कभी ना कभी उनकी हिस्ट्री में ऐसा समय आया होता है जब उन्होंने काफी ज्यादा या थोड़ा बहुत भी उस एडिक्शन में थोड़ा समय तो बिताया होता है। हालांकि उस समय उनको एडिक्शन हुई हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा अगर लत रही होगी तो ही एडिक्शन रहा होगा। और कई मामलों में ये जो एडिक्शन है शुरुआती स्टेजेस पर अपने आप ओवरकम हो भी जाता है, क्योंकि युवावस्था में व्यक्ति जो है थोड़ा कॉशियस रहता है, वो समझता है, जानता है कि कहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं, कहीं मेरा सारा पैसा ना लुट जाए, तो थोड़ा बहुत वो मस्ती के लिए थोड़ा बहुत कॉशन के साथ पैसा लगा लेता है। और शायद उसकी जॉब भी इतनी अच्छी नहीं रही होगी या इतना कमाता नहीं होगा, तो उसको लगा नहीं कि मैं ज़्यादा पैसा लगा सकता हूँ। तो युवावस्था में उसकी ये जो आदत थी इसने लत का रूप नहीं लिया, एडिक्शन नहीं बनी। पर होता यही है कि शुरुआत में थोड़ी सी आदत
थोड़ा सा भी चस्का अगर लग जाए तो व्यक्ति बड़ी उम्र में जाके कभी ना कभी, जब खाली होता है, जब उसकी लाइफ में स्ट्रेसेस होते हैं, कहीं से पैसा नहीं आ रहा होता, परेशानियां होती हैं, घर भी चलाना है, बीवी भी कमा रही है, तो एक मेल ईगो होती है कि भाई बीवी कमा के दे रही है, मैं कुछ नहीं कमा रहा, तो कुछ ना कुछ ऐसा महेश के दिमाग में रहा होगा जिस वजह से उसको मोटिवेशन आया और वो दोबारा से जुआ खेलने चला गया। तो ऐसे में व्यक्ति की सोचने समझने की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि ऐसे में उसका मन ललचाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यही एक सही और एक अच्छा तरीका है, फास्ट क्विक तरीका है, जिससे कि मैं जल्दी और ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो ऐसा ही हुआ महेश के केस में भी कि उसने जब देखा कि वो खाली है, उसके पास ज़्यादा कुछ करने को नहीं है, पैसा भी जल्दी कमाना है, ज़्यादा कमाना है, जॉब चली गई है, तो सबसे अच्छा आसान तरीका है कि जुआ खेल के कुछ पैसा कमा लिया जाए। शुरुआत में उसने थोड़ा सा पैसा कमाया भी, मतलब जीता, पर बाद में जब उसे बार बार एक के बाद एक लॉस होने लगे तो उसकी ये जो आदत थी इसने अब एक बीमारी का रूप ले लिया। तो यहां हम एक चीज देखेंगे कि कब कहा जाए कि ये जो जुए की आदत है, गैम्बलिंग है, वो बीमारी का रूप ले लेती है। तो DSM-5 में, DSM जो कि डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स है, जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स जो हैं वो डायग्नोसिस देते हैं, मेंटल इलनेसेस का, मेंटल डिसऑर्डर्स का डायग्नोसिस बनाते हैं, उसके अंदर सारे क्राइटेरिया दिए होते हैं। उसका जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है DSM-5 फिफ्थ वर्जन, जो कि 2013 में रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग गैम्बलिंग डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई किया गया है एक बीमारी के तौर पे। मतलब उसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर को इंक्लूड किया गया है उन्हीं एडिक्टिव डिसऑर्डर्स के साथ, जैसे कि शराब, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, इन जैसी चीजों की जो लत होती है, उन्हीं की तरह गैम्बलिंग डिसऑर्डर को भी एक लत, एक एडिक्शन के तौर पे इंक्लूड किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गैम्बलिंग डिसऑर्डर को एक बीमारी के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है। पहले इसे पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग के नाम से जाना जाता था और अब इसका नाम गैम्बलिंग डिसऑर्डर रख दिया गया है। गैम्बलिंग डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स ऐसा मानते हैं कि 9 में से 4 ऐसे बिहेवियर्स कम से कम मौजूद होने चाहिए किसी व्यक्ति में पिछले 1 साल में, जिसके बेसिस पे गैम्बलिंग डिसऑर्डर का डायग्नोसिस दिया जा सकता है। ये कौन कौन से 9 बिहेवियर्स हैं? आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये जो 9 बिहेवियर्स हैं ये आपके सामने लिखे हैं। जैसे कि पहला हुआ कि एक गैम्बल करने की, जुआ खेलने की नीड आती है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा व्यक्ति लगाता है ताकि उसको एक्साइटमेंट मिलती रहे और उसको ऐसा महसूस हो कि अब वो और ज़्यादा जीत सकता है। दूसरा है कि वो रेस्टलेस और इरिटेबल फील करता है, चिड़चिड़ा फील करता है जब वो अपनी गैम्बलिंग की आदत को रोकने की या उसको कम करने की कोशिश करता है। तीसरा, बार बार वो बहुत सारे ऐसे अनसक्सेसफुल, असफल एफर्ट लेता है कंट्रोल करने के अपनी गैम्बलिंग की, जुए की आदत को। मतलब ना वो कम कर पाता है और ना वो उसे पूरा रोक पाता है, कंट्रोल करने में असफल रहता है। चौथा, उसके मन में, व्यक्ति के मन में बहुत सारे जो गैम्बलिंग को लेकर, जुए को लेकर बार बार विचार आते रहते हैं। जैसे कि पिछली बार जब उसने गैम्बल किया था तो वो कितना जीता था, कैसे जीता था, मन ललचाता रहता है। फ्यूचर की जो गैम्बलिंग है उसको प्लान करता रहता है, नए नए तरीके ढूंढता रहता है। पांचवा, कि गैम्बलिंग तब की जाती है जब बहुत ज़्यादा परेशान और डिस्ट्रेस्ड और हताश एक व्यक्ति महसूस करता है। छठा, जुए में पैसा हारने के बाद दोबारा से खेलता है ताकि वो पैसा फिर से हासिल किया जा सके। सातवां, जुए की आदत को हाइड किया जाता है, उसके लिए झूठ बोलने की आदत हो जाती है। आठवां, कोई भी ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप्स, जॉब, कोई स्कूल या जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई नया कोई मौका मिल रहा है, बिजनेस का है कोई मौका, ये सारे मौके, ये सारी रिलेशनशिप्स का सेक्रीफाइस कर देता है व्यक्ति, उनको रिस्क पे रख देता है। उन रिलेशनशिप्स का और उन अपॉर्चुनिटीज का, करियर की जो अपॉर्चुनिटीज है उनका लॉस हो जाता है क्योंकि उसको जुआ खेलना है, क्योंकि उसे जुए में पैसे लगाने हैं। 9वां और आखिरी पॉइंट हुआ, दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है कि वो पैसे के लिए उसकी मदद करेंगे, क्योंकि उसको जो जुए में नुकसान हुआ है उस पैसे की उसे भरपाई करनी है, उस खोए हुए पैसे को दोबारा से जीतना है। तो ये जो 9 बिहेवियर्स हुए, ये जो 9 अलग अलग तरह के जो बर्ताव हैं, व्यवहार हैं, इनमें से अगर 4 भी मौजूद हैं तो हम कहेंगे कि व्यक्ति को गैम्बलिंग डिसऑर्डर हो चुका है। गैम्बलिंग की यानी कि जुए की उसको लत हो चुकी है, एडिक्शन हो चुकी है और इस व्यक्ति को अब इलाज की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर देखने की चीज़ है कि ये जो 9 में से जो 4 बिहेवियर्स हैं, एटलीस्ट 4 बिहेवियर्स, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते हैं, पर ये जो बिहेवियर्स हैं ये कम से कम पिछले 1 साल में मौजूद रहने चाहिए।
सिर्फ 1-2 महीने से है तब हम उसे बीमारी का डायग्नोसिस नहीं देंगे, क्योंकि कई बार जब व्यक्ति नया नया शुरू करता है शौक में, तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है, पैशनेट हो जाता है, पर इससे किसी के एडिक्शन का पता नहीं चलता। एडिक्शन तब हम उसको डायग्नोस करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, जब ये पैटर्न जो है उसका जुआ खेलने का, ये कम से कम 1 साल तक लगातार ऐसे ही चल रहा है, परसिस्टेंट है, रिकरेंट है, बार बार हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग जो जुआ खेलते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए बीच में छोड़ भी देते हैं जुआ खेलना, जैसे कि कोई शराब या ड्रग की लत होती है, थोड़े टाइम के लिए व्यक्ति उससे दूर भी हो जाता है, पर फिर से ये प्रॉब्लम वापस लौट आती है, फिर से उसकी ये आदत जो है वो दोबारा से उसको परस्यू करने लगता है, कंटिन्यू करने लगता है। इसीलिए हम इसको बीमारी कह रहे हैं, क्योंकि साल भर में वह व्यक्ति कॉन्स्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड है, लगातार उसके दिमाग में बस यही विचार और यही सब सोच जो है वो चल रही है। इसीलिए हम इसको बीमारी का नाम दे रहे हैं। तो 1-2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने को हम उसको बीमारी नहीं कहेंगे, कम से कम साल भर तक ये सारे परसिस्टेंट पैटर्न्स मौजूद होने चाहिए। इसीलिए कई लोग जो हैं वो गैम्बलिंग को सही समय पर रोक भी देते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो गैम्बलिंग को थोड़े समय बाद छोड़ देते हैं, उनमें वो लत का, एडिक्शन का रूप नहीं लेती गैम्बलिंग। 10 में से 1 व्यक्ति ही गैम्बलिंग डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट लेता है। मतलब ये वो लोग जिनको एक्चुअल में गैम्बलिंग डिसऑर्डर है, जो कई सालों से या एटलीस्ट 1 साल से लगातार जुआ खेले जा रहे हैं और हारे जा रहे हैं, और ये सारे जो बिहेवियर्स हैं इनमें से काफ़ी सारे बिहेवियर्स शो कर रहे हैं। ऐसे 10 में से सिर्फ 1 ही व्यक्ति एक्चुअल में किसी साइकाइट्रिस्ट या किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास इलाज लेने जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोग हैं बाहरी दुनिया में, समाज में, जो कि इस जुए की लत से पीड़ित हैं पर इलाज नहीं ले रहे हैं। और इसी का जो बाद में एक आउटकम निकल के आता है वो ये कि व्यक्ति या तो सुसाइड कर लेता है, या कोई मर्डर या क्राइम कर देता है, और वो या डिप्रेशन में भी जा सकता है, या वो दूसरे तरह की लत अपने अंदर डेवलप कर सकता है, जैसे कि शराब और ड्रग्स की लत पैदा कर सकता है अपने अंदर। तो किसी ना किसी तरह से रिस्क जो है वो वक्त के साथ बढ़ ही जाते हैं जब कोई व्यक्ति अपना गैम्बलिंग डिसऑर्डर का इलाज नहीं करता है, क्योंकि वो उस मेंटल ट्रॉमा से, लॉसेस से बाहर नहीं निकल पाता, वो अपने अंदर ऐसा सुधार नहीं कर पाता जिसके बेसिस पे वो अपने को रिकवर करे और एक गैम्बलिंग से फ्री अपना माइंड कर सके, जुए से फ्री माइंड के साथ आगे बढ़ सके लाइफ में। तो ये वीडियो जो मैंने आपके साथ यहाँ शेयर की, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ जानकारी साझा की गैम्बलिंग डिसऑर्डर के बारे में, जुए की लत के बारे में, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आप भी इस गैम्बलिंग के डिसऑर्डर से पीड़ित हैं तो आपको चौकन्ना होना पड़ेगा, और अभी अगर आप चौकन्ने हो गए, अभी अगर सतर्कता के साथ आपने इलाज ले लिया तो आप बच जाओगे, इस बीमारी से दूर हो पाओगे और इससे होने वाले जो नुकसान हैं उनको प्रिवेंट कर पाओगे। या अगर ऐसे बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं तो और नुकसान ना हो जाए, उसको रोकने के लिए इस गैम्बलिंग डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करें और डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। दवाइयाँ हालांकि बहुत ज़्यादा ऐसे डिसऑर्डर्स में नहीं दी जाती, पर अगर पेशेंट की कंडीशन सीवियर है या मॉडरेट लेवल की है तो अक्सर डॉक्टर्स दवाइयाँ देते ही हैं, पर इसका सबसे अच्छा इलाज सिर्फ काउंसलिंग या थेरेपी से हो सकता है, जो कि एटलीस्ट 6 से 12 महीने तक लेनी ही पड़ेगी, ताकि पूरी तरह से यह देखा जा सके पेशेंट की कंडीशन पर, पूरी तरह से डॉक्टर्स जो है वो कन्विंस हो जाएं कि यह व्यक्ति अब गैम्बलिंग से, जुए की लत से बाहर आ चुका है। तो CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत सक्सेसफुल थेरेपी है जो कि गैम्बलिंग डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में हेल्प कर सकती है। तो ये वीडियो को लाइक करें, वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसकी इसको ज़रूरत हो सकती है, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए और ऐसी ही यूज़फुल जानकारी लेने के लिए। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि मैं ऐसे और केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, जैसा कि इस वीडियो में किया। तो इस सीरीज़ को कॉन्टिन्यूसली सुनने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लगातार ये वीडियोज़ देखते रहें मेरे चैनल पर। धन्यवाद।